अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रफ़ीउल बशीर। आप में से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे एज ए केमिस्ट्री ट्यूटर। आई एम टीचिंग केमिस्ट्री सिंस लॉन्ग इन दिस एरिया। अब मैंने इस साल सोचा कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करूं, सो आई हैव जॉइनड हियर इन कुंजर इन डेल्टा क्लासेस एज ए केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ द लीचियर-क्लियरस प्रिंसिपल। तो लीचियर-क्लियरस प्रिंसिपल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लीचियर-क्लियरस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, इसमें कौन से फैक्टर्स जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पर लीचियर-क्लियरस प्रिंसिपल, देखो बेटा, ये जो प्रिंसिपल है इसकी एक इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये हमें बहुत सारे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इंडस्ट्रीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होगा या थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आप इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। या अगर आपको हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाना होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया इस प्रिंसिपल की वजह से, इस मदद से बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना होगा तो आप इस प्रिंसिपल का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। इन जनरल आई विल से इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस प्रिंसिपल का। अब मैं इस प्रिंसिपल को आपको डिटेल में समझाऊंगा क्यों इस प्रिंसिपल का हम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो 11th के एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ये ऑलमोस्ट ये आपको देखने को, आप देख सकते हैं इसको, ऑलमोस्ट इट हैज़ मोस्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू सी इन एग्ज़ाम्स। तो आज हम इसको डिटेल में समझ लेंगे लीचियर-क्लियरस प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है बेटा। अब इस लीचियर-क्लियरस प्रिंसिपल को पहले ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा मैं। पहले ये नाम से ही पता चलता है कि लीचियर-क्लियरस प्रिंसिपल दिया है लीचियर-क्लियरस ने। ठीक है, ये जो लीचियर-क्लियरस था, ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। ये जो लीचियर-क्लियर प्रिंसिपल है, इट इज अ क्वालिटेटिव प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, क्वालिटेटिव प्रिंसिपल ये। ठीक है। अब एक और पॉइंट आप याद रखना है इसमें, इसको हम यूज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस में। रिवर्सिबल रिएक्शंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं कब? जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है बेटा। अब ये लीचियर-क्लियरस प्रिंसिपल जो है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझाऊंगा, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो। वैसे ही अलग से टॉपिक आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। ब्रीफ ओवरव्यू में आपको दूंगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट होती क्या। देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स वापस कन्वर्ट होते हैं किस में? रिएक्टेंट्स में। तो कितना रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स में चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RF। ठीक है। इस तरह से कितनी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स में वापस चेंज हुए, दैट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RB। रेट जैसे स्पीड होती है। ठीक है, यानी कितने मॉलिक्यूल्स टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट वापस चेंज होंगे रिएक्टेंट में टाइम के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इन नटशेल आप याद रखोगे, जिस स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी एक रिएक्शन में, उस स्टेट को हम कहेंगे ये उस इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है।
अब मैं आपको इस लीचर्ट-लियर्स प्रिंसिपल का पहले स्टेटमेंट समझाऊंगा, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है बेटा, तो पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट समझाऊंगा। स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। अब स्टेटमेंट क्या है इसका, देखो अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप इसको नोट करना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने जो आपको पहले ही बताया, स्टेटमेंट क्या है इसका, इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट is subjected to change in any one of the following factors, that is pressure, temperature or concentration. The system adjusts itself in such a way that tends to annul, या हम इसका दूसरा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज द undo द affected change। देखो इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग इस स्टेटमेंट का समझा, फिर एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ लेंगे। ठीक है बेटा, देखो क्या कहता है। देखो आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम है आपके पास कोई, ये आपके पास सिस्टम है। ठीक है बेटा, अब इस सिस्टम में जो है हम लेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है, जब ऐसे सिस्टम को हम सब्जेक्ट करेंगे किसी चेंज में, यानी इस सिस्टम में अगर हम कोई चेंज करेंगे, किसी फैक्टर में चेंज करेंगे, आपके पास सिस्टम है, इस सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेशर या कंसंट्रेशन या टेम्परेचर की चेंज की, पहले क्या था सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर था, तो आपने क्या किया, आपने किसी फैक्टर में चेंज की, फॉर एग्जांपल प्रेशर चेंज किया, कंसंट्रेशन चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो कहता क्या है ये प्रिंसिपल, ये सिस्टम जो है ये एडजस्ट करता है अपने आप को। पहले तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट थी, आपने चेंज की, प्रेशर चेंज किया या कंसंट्रेशन चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, ये सिस्टम जो है अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि ये हमारी की गई चेंज को मनसूख करेगा, हमारी की गई चेंज को कैंसिल करेगा। मैं आपको समझाऊंगा, फॉर एग्जांपल ऐसे में समझाऊंगा आपको। देखो आपके पास एक रिएक्शन है, A + 2 P गिव्स C + T। इस रिएक्शन से आप समझ लेना ये रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इस तरह से हम लिखेंगे इसमें। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर, है ना, RP = RB। अब आपने क्या किया, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये एक सिस्टम है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब आपने क्या किया, अब यहां पर आ जाओ। अब अगर आपने इस सिस्टम में किसी फैक्टर में चेंज की, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंसंट्रेशन में चेंज की, फॉर एग्जांपल आपके पास A है, A जो है कंसंट्रेशन ऑफ A, जब भी हम किसी चीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं ये इसकी कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। आपने कंसंट्रेशन ऑफ A चेंज की, क्या मतलब चेंज की, यानी आपने A इसमें रिएक्टेंट A को ऐड किया। ठीक है, आपने रिएक्टेंट A को इसमें ऐड किया, फॉर एग्जांपल आपने ऐड किया। ठीक है, चेंज कुछ भी हो सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, आपने यहाँ पर ऐड किया। कंसंट्रेशन ऑफ A चेंज किया, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A आपने इंक्रीज किया, यानी इसको आपने A को इस सिस्टम में आपने ऐड किया। अब होगा क्या, जैसे आपने A को ऐड किया, आपने A को ऐड किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने शुरू होगी। आपने A को ऐड किया, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यानी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा किस में, प्रोडक्ट्स में, हुआ कि नहीं। अब ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक फिर से सिस्टम में वापस आएगी। देखो पहले क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आपने ए को ऐड किया, इसमें ए ऐड करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हुई। ये कुछ देर तक चलेगा, लेकिन फिर से कुछ देर के बाद सिस्टम में वापस स्टेट आएगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी आपने इसमें चेंज की, लेकिन सिस्टम ने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट किया, फाइनली वापस सिस्टम अपनी ही स्टेट पे आया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। फिर से समझ लो इस बात को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको प्रिंसिपल, इतना आसान भी नहीं है इसको समझना, लेकिन समझना है इसको, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, कोई सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो आपने किसी फैक्टर में चेंज की, फॉर एग्जांपल आपने कंसंट्रेशन में चेंज की, आप फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इसको थ्रू एग्जांपल से। यहाँ पर मैं जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ एज पर द स्टेटमेंट, ठीक है। अब आपने ए को इसमें ऐड किया, ए आपने चेंज किया, ए की कंसंट्रेशन है आपको जब आपने ए को ऐड किया तो यहाँ पर क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हुई। जैसे ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए। तो जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगे, कुछ देर बाद क्या होगा, फिर से सिस्टम में वापस आएगी फिर से स्टेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो सिस्टम फिर से अपनी स्टेट पे चला गया। अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। लीचर्ट-क्लियर्स प्रिंसिपल कहता है जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो आप इस सिस्टम में जैसे किसी फैक्टर में चेंज करना चाहोगे, यानी आपने चेंज करना चाहिए, आप चेंज करना चाहते हो प्रेशर में इस सिस्टम की, या आपने टेम्परेचर चेंज किया इस सिस्टम का, आपने कंसंट्रेशन चेंज की किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, जो सिस्टम में अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है, ये हमारी की गई चेंज को मनसूख करता है, ठीक है। क्योंकि पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में था, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे हमने चेंज की, कुछ देर तक वो चेंज रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनली फिर से सिस्टम अपनी स्टेट पे आएगा, दैट इज ये सिस्टम जो है ये फिर से वापस आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है। अब हम इस प्रिंसिपल को डिटेल में समझेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर जनरल एग्जांपल दी इसको हम डिटेल में समझेंगे थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, ठीक है बेटा। देखो या आपके पास फिर से मैं आपको ये समझाऊंगा, दूसरी एग्जांपल में दूंगा। आपके पास फिर से ये a+2b है, गिव्स c+d। अब आपने ऐसा करना चाहा, आप चाहते हो किसी प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ध्यान से सुनना मैं क्या कहूँगा। आपने फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ c जो है ये आपने रिमूव किया, आपने इसको सिस्टम से रिमूव किया, ठीक है, आपने इसको बाहर किया। तो जैसे आपने c को बाहर निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ c क्या होगी, कम, तो सिस्टम जो है ये डिस्टर्ब होगा, फिर से क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड, क्यों, आपने सी को बाहर किया, सिस्टम में क्या होना चाहिए, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कुछ देर तक क्या होगी, जैसे आपने सी को रिमूव किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा सी बनने लगे। जैसे ही सी बनने लगे, अल्टीमेटली फिर से सिस्टम अपनी स्टेट पे आएगा, दैट इज इसमें फिर से आएगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जैसे इसका मतलब ये है, आपने सिस्टम को डिस्टर्ब करना तो चाहा, लेकिन डिस्टर्ब करने के बाद सिस्टम फिर से अपनी ही स्टेट पे आता है, दैट इज फिर से आता है किस पे, इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो आप, अब हम इसको डिटेल में समझेंगे इस प्रिंसिपल को, ठीक है बेटा। देखो अब हम इसमें डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे लीचर्ट-क्लियर्स प्रिंसिपल में। यहाँ पर आप फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ ए कंसंट्रेशन। देखो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है बेटा, डिटेल में। अभी मैंने आपको जनरल कंसेप्ट स्टेटमेंट समझाया, आप इसको डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। देखो आपके पास कोई भी सिस्टम है, उसमें रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे, क्योंकि आप ये सिस्टम जो है ये आप उन रिएक्शंस के लिए लेते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा लीचर्ट-क्लियर्स प्रिंसिपल में, ये हम देखेंगे। देखो आपके पास रिएक्टेंट है या आपके पास प्रोडक्ट है,
आप किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को जब चेंज करेंगे यानी चेंज का मतलब आप चाहे इंक्रीज करोगे इसकी कंसंट्रेशन या डिक्रीज करोगे, ठीक है। जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम होगा ये आपने आपको इस तरह से ये इस की गई चेंज का स्ट्रेस इस तरह से रिलीव करेगा कि हमारी की गई चेंज को ये कैंसिल करेगा, यानी अनडू करेगा उसको, यानी इसको ये एन्यूल करेगा, मनसूख करेगा। कैसे? तो मैं वही आपको समझाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है दैट इज H2 प्लस N2 गिव्स NH3। इसको हम बैलेंस करेंगे ट्वाइस, इट इज 3 टाइप ट्वाइस, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल है तो इस तरह से लेंगे, दिस द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट, दीज आर प्रोडक्ट, है ना, दिस द प्रोडक्ट। अब आपने क्या किया, देखो बेटा, अगर आप इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम पे क्या था, इक्विलिब्रियम पे आप बार बार मैं कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, RF इज इक्वल टू RB। अब आपको देखना है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज की, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट। आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन जनरल इंक्रीज की तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होगी तब तक जब तक फिर से सिस्टम वापस आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ देर के लिए रहेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, कुछ देर के लिए इंक्रीज होगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, फिर से सिस्टम आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर से सिस्टम आएगा किस में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी इसमें फिर से आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज की, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन करो तो इंक्रीज, ठीक है गोबर में। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, अब यहाँ पर क्या हो, अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर जनरली क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं, लेकिन अगर आपने चाहा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो तब जाके क्या होगा, तब जाके रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है। ये कब तक रहेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कब तक इंक्रीज होगी, जब तक फिर से सिस्टम अपने स्टेट पे आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आपको बेहतर समझ आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास और एक एग्जांपल है, ये आपके पास SO2 प्लस O2 रिवर्सिबली गिव्स SO3, ठीक है, ट्वाइस इज 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 से। अभी आपके पास रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन में यहां पर हम लेंगे, यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब आप इस सिस्टम में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कंसंट्रेशन ऑफ SO2 या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को चेंज किया, तो कुछ देर के लिए वो चेंज आपको दिखेगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, इस सिस्टम में फिर से आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा SO3 बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आप SO3 को फॉर एग्जांपल रिमूव करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट किस में चेंज होगी, SO3 में। क्यों? क्योंकि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको यही कहा कि अगर आप इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखोगे लीचर्ट-लियर्स प्रिंसिपल में, जब भी आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेंज करोगे, यानी इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, कुछ देर के लिए आपको वो चेंज दिखेगी, लेकिन फाइनली जो सिस्टम है जो पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में था वो बाद में वापस आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है बेटा। अब देखो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने ये एग्जांपल दी, आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ SO2 जो है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, आपने कंसंट्रेशन ऑफ SO2 को इंक्रीज किया, तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इंक्रीज करने से क्या होगा, यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी,
इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ SO2 को इंक्रीज किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हुई। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहां पर SO3 बनेगा, यहां पर ज्यादा से ज्यादा SO3 बनेगा। ये तब तक जब तक इसमें फिर से आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फिर से मैं अगर आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा, हमने चेंज तो की लेकिन कुछ देर बाद सिस्टम वापस आता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे। यानी पहले जो इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम था, हमने एक चेंज की कंसंट्रेशन में किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट में, बाद में फिर से सिस्टम जो है ये अपने स्टेट पे वापस चला जाता है। यानी इसमें फिर से आता है वही स्टेट जो पहले थी, हमारी चेंज करने के बाद कुछ देर बाद इसमें फिर से अपनी स्टेट आती है। ठीक है बेटा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन in different reversible reactions as per the Le Chatelier's principle। ठीक है बेटा। अब इसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहली बात आप याद रखो कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर किन रिएक्शंस में देखेंगे। ये ऐसे रिएक्शंस में देखते हैं हम जहां पर सिस्टम में सिर्फ गैसियस कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहां पर आप याद रखोगे, या हम ऐसे रिएक्शंस में देखते हैं जहां पर सिस्टम में सिर्फ गैसियस कंपोनेंट्स होते हैं, गैसियस कंपोनेंट्स, गैसियस कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा। नंबर 1, अब ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दिस इट हैज वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शंस व्हिच कंटेन्स गैसियस कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा इन रिवर्सिबल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम स्टेट पे। देखो बेटा, पहले मैं आपको एक बात कहूं यहां पर अलग से, पहले ये एक यूनिट हुआ करता था सिलेबस में, जब अब एज पर न्यू सिलेबस वो डिलीट किया गया, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें एक लॉ था दैट इज अ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा। अब उस लॉ के हिसाब से जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मैं जहां पर भी इनवर्स रिलेशन होती है आपको पता होगी, अगर फॉर एग्जांपल हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना बेटा। प्रेशर जब इंक्रीज करोगे आप, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। देखो तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स पहले समझाऊंगा, फिर मैं आपको एज पर एंट्रेंस बताऊंगा यहां पर कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे एज पर दिस लॉ, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है बेटा। तो ऐसे में क्या होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन वो फेवर होगी, वो फेवर होगी। कब, जब फॉरवर्ड रिएक्शंस में लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते होंगे, जब फॉरवर्ड रिएक्शंस में लेसर नंबर ऑफ मोल्स बनते होंगे, या अगर बैकवर्ड रिएक्शन में लेसर नंबर ऑफ मोल्स बनते होंगे, तब जाके ये जो हमारी की गई चेंज जो है वो बैकवर्ड रिएक्शंस को फेवर करेगा। इन जनरल मैं आपको ये कहूंगा, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो ये जो प्रेशर इंक्रीज करना ये लेसर नंबर ऑफ मोल्स को फेवर करता है, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस H2 रिवर्सिबली गिव्स NH3। ठीक है, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, 3 टाइम्स यहां पर है ना, बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ये गैसियस होनी चाहिए। मैंने आपको पहले कहा कि प्रेशर का इफेक्ट हम तब लेते हैं जब सिस्टम में गैसियस कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है बेटा। ये देखिए आप इस रिएक्शन में हम अप्लाई करेंगे। देखो अगर हम राइट इस साइड में देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में, इसमें इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल से टोटल 4 मोल्स है इसमें। अब इसमें यहां पर प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स बनते हैं। देखो बेटा, अब आ जाओ इस जो मैंने आपको ये बात कही, इस पे आ जाओ। मैंने क्या कहा, जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। तो हमारा प्रेशर इंक्रीज करना किस रिएक्शन को फेवर करेगा, यहां पर किस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है,
इस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पर दो रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन ये फेवर हो जाएगी, इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में कम नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो यही मैंने कहा जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो उस केस में लेसर नंबर ऑफ मोल्स, वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें लेसर नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक मैं आपको समझाऊंगा, और एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है SO3 बनता है, रिवर्सिबली गिव्स SO2 प्लस O2, ये रिएक्शन आपको। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, 2 3 6 2। ठीक है बेटा, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखो इसमें अब आपने इस रिएक्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज किया, आपने इसमें प्रेशर इंक्रीज किया, जरा मुझे आप बताओ किस साइड में लेस नंबर ऑफ मोल्स है? लेस नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर 2 मोल्स है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स है? 3 मोल्स है ना। तो इस सूरत में प्रेशर इंक्रीज करने से मैंने क्या बोला, जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे कौन सी रिएक्शन फेवर होती है? वो रिएक्शन जहां पर लेसर नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। तो यहां पर दो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन में लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं, यानी जब आप प्रोडक्ट्स को वापस कन्वर्ट करोगे रिएक्टेंट्स में, लेस नंबर ऑफ मोल 3 से बनते हैं आपको 2, तो यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर। तो आप इन जनरल याद रखो कि जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो आपको वो रिएक्शन फेवर होगी, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन जिसमें लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप ऐसा करोगे अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, ठीक है, आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज, एज पर दिस रिलेशन, है ना। प्रेशर अगर आपने डिक्रीज किया, वॉल्यूम होगा इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? इस सूरत में वो रिएक्शन फेवर होगी जिसमें बनते हैं मोर नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें बनते हैं मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा, तो जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वो रिएक्शन फेवर होगी, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, जिसमें मोर नंबर ऑफ मोल्स बनते। इसको भी हम फॉर एग्जांपल से समझ लेंगे। यही मैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरी PCl5 रिवर्सिबली गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, ये गैसियस है। ये आपके पास एग्जांपल। जरा मुझे आप बताओ, अगर आपने इसमें दो रिएक्शंस है, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक तो बैकवर्ड रिएक्शन, आप इस रिएक्शन में अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया, जरा मुझे बताओ इस साइड में कितने मोल्स है? इस साइड में 1 मोल है। इस साइड में कितने मोल्स है? इस साइड में 2 मोल्स है सर। ठीक है बेटा, अब कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? एज पर स्टेटमेंट मैंने क्या कहा, जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? जिसमें मोर नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। तो जरा बताओ मोर नंबर ऑफ मोल्स किस में बनते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन में मोर नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो ये होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आपके पास ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगी, फॉर एग्जांपल आपके पास ये H2 प्लस I2 रिवर्सिबल गिव्स ट्वाइस HI। ये आपके पास रिएक्शन है। अगर आप इस साइड में देखोगे इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो यहाँ पर 2 मोल्स है इसके, और प्रोडक्ट साइड में देखोगे इसके भी 2 मोल्स है, 2 मोल्स यहाँ पर भी, 2 मोल्स यहाँ पर भी। आप ऐसे रिएक्शंस में जिसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, ऐसे रिएक्शन में क्या होता है? ऐसे रिएक्शंस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सच रिएक्शंस, बिकॉज हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर जनरली वहां पर देखते हैं जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स की डिफरेंस होती है। लेकिन जिन रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर होंगे, ऐसे रिएक्शंस में प्रेशर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है बेटा, अब हम
इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कुछ पॉइंट्स आप नोट करना, ठीक है। देखो बेटा, आप इसमें नोट करना। पहली बात आपको याद होनी चाहिए, डेल्टा अगर आपको नंबर ऑफ चेंज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स रिवर्सिबल गिव्स प्रोडक्ट्स, यहां पर ये है, ठीक है बेटा, ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स दैट इज NR और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स दैट इज NP। N इज नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको सबों को पता है। NR, अब मैंने किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इस रिएक्शन में देखना होगा, कैसे देखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देखोगे आप, ठीक है। अब इसी को हम देखेंगे, इस पॉइंट की बुनियाद पर हम देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखोगे, वो आपको अंडरस्टैंड करने होंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। केस नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखो, इफ डेल्टा NG इज लेस देन 0, जरा बताओ कब होगा लेस देन, यानी माइनस कब होगा? लेस देन 0। माइनस कब होगा डेल्टा NG? ये कब होगा लेस देन? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। समझ लेना इस बात को, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब NR, ये तब होगा जब NR होंगे ग्रेटर देन NP, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होंगे ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब इस सूरत में क्या होगा? अब इस सूरत में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तब जाके क्या होगा? कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे। फिर से रिलेशन पे आओ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मैंने ये भी बताया आपको। जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, स्टेटमेंट पे आओ, जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे रिएक्शन उस साइड में फेवर हो जाएगी जिस साइड में लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। तो यहां पर किस साइड में लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं? प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है तो यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन पे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। फेवर का मतलब यहां पर वो इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। तो दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 1 कल आपको पूछा जाएगा, इफ डेल्टा NG is less than 1 which reaction is favored in reversible reaction। आप सीधे बोलना इसमें rate of forward reaction is favored because इसमें जो reactant के number of moles वो ज़्यादा होते हैं as compared to number of moles of product। as per the concept when we increase the pressure the reaction is favored in that direction which gives the less number of moles। यहाँ पर रिएक्टेंट्स की ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोडक्ट के कम नंबर ऑफ मोल्स है, तो रिएक्शन किस साइड में फेवर हो जाएगी? दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर हो जाएगी, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है इसमें? इफ डेल्टा NG इज ग्रेटर देन 0, कब होगा जरा बताओ? कब होगा 0? जब NP होगी ज्यादा एज कंपेयर टू NR, है ना। जब NP होगा ग्रेटर देन NR, NP होगा ग्रेटर देन व्हाट? NR। अब इस सूरत में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, जरा बोलो, अब आपके पास NP ज्यादा एज कंपेयर टू NR, यानी इस साइड में ज्यादा मोल्स है, इस साइड में कम नंबर ऑफ मोल्स है, तब जाके क्या होगा? इस सूरत में बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। यानी आपने यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा थी इसके नंबर ऑफ मोल्स कम, रिएक्शन उस साइड में चलेगी प्रेशर इंक्रीज करने से जिसमें कम नंबर ऑफ मोल्स बनते, तो इसमें बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, ठीक है बेटा। अब तीसरा पॉइंट, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको खुद बोलने हैं कि कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी या बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब तीसरा केस, इफ डेल्टा NG इज इक्वल टू 0, कब होगा डेल्टा NG इज इक्वल टू 0? जब ये बराबर होगी, यानी जब NP होगा इज इक्वल टू NR, तब जाके जरा बोलो, मैंने आपको ये भी बोला, जब NP इज इक्वल टू NR, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की चेंज करने से आपको कोई असर नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको खुद अप्लाई करना, क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखो बेटा, पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 1, N2 + H2 रिवर्सिबली गिव्स NH3 ट्वाइस, इसको बैलेंस करना आप, ठीक है।
ये है आपके पास रिएक्शन। ज़रा मुझे आप बोलो, इस रिएक्शन में गैशियस कंपोनेंट्स के सारे गैशियस मैंने आपको पहले बोला है गैशियस कंपोनेंट्स में एप्लीकेबल है। आप यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ज़रा बोलो। आपने प्रेशर इंक्रीज किया इस रिएक्शन में, ज़रा मुझे आप बताओ, प्रेशर आपने इंक्रीज किया। आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक तो बैकवर्ड रिएक्शन, ज़रा बोलो कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया फॉर्मेशन देखने को मिलेगी बाय इंक्रीज इन प्रेशर। क्यों? क्योंकि इस साइड में क्या है, इस साइड में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है ना। कितने मोल्स है यहाँ पर? 3 और 1 है ना, 4 मोल्स। इस साइड में कितने मोल्स है? ओनली 2 मोल्स। तो प्रेशर इंक्रीज करने से कौन सी रिएक्शन फेवर होती है? जिसमें लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी, आरएफ इंक्रीज होगी। तो आरएफ इंक्रीज होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अमोनिया फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसमें बताओ ज़रा, मैं देखूंगा आप क्या बोलोगे। SO2 प्लस O2 रिवर्सिबली गिव्स SO3 है ना, ट्वाइस, दिस इज ट्वाइस। ठीक है, इसमें भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड। अब इस रिएक्शन में आपने इसमें अगर आप देखोगे पहले ये इसमें 3 नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट साइड में है ना बेटा। कैसे? इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल, 1 है ना, 1 टाइम्स। इस साइड में यहाँ पर 2 मोल्स। ठीक है बेटा, 2 मोल्स। आपने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने से कौन सी रिएक्शन फेवर, जरा बोलो, जिसमें क्या बनते हैं? प्रेशर इंक्रीज करने से जिसमें लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विल इंक्रीज बाय इंक्रीज इन प्रेशर। तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है बेटा। तो ये दूसरी एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते किसी रिएक्शन में तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में। ठीक है बेटा। अब और एक एग्जाम्पल हम देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एग्जाम्पल दूंगा। देखो, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, अगर इसकी एग्जाम्पल दूंगा, इसकी एग्जाम्पल, अगर हम ये रिएक्शन देंगे H2 प्लस I2 रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस HI। ठीक है बेटा, H2 प्लस I2 रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस HI। ठीक है। आप इस रिएक्शन में देखो, यहां पर कितने मोल्स है? इसमें यहां पर 2 मोल्स है इस साइड में। आप इस साइड में भी कितने हैं? 2 मोल्स। तो यहां पर NP इज इक्वल टू NR, NP इज इक्वल टू NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में आपको प्रेशर चेंज करने से कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। अब मैं एक और पॉइंट इसमें समझाऊंगा, मैं देखूंगा आपको आएगा कि नहीं। ठीक है, जरा इस रिएक्शन में आप मुझे बताओ, मैं देखूंगा अगर आपको ये समझ आया होगा तो ये आपको खुद आना चाहिए, ये पॉइंट आपको खुद आना चाहिए। ठीक है, ज़रा इसको करो। अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल, अगर आपको डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर एग्जाम्पल SO3 करनी होगी, SO3, ठीक है, SO3 रिवर्सिबली गिव्स SO2 प्लस O2। ये आपके पास एक रिएक्शन है, दिस इज ट्वाइस मार्कर से। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में यहां पर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। इस साइड में कितने मोल है? 2 + 1 इज 3 मोल्स है ना, 3 मोल्स। इस साइड में 3 मोल्स है, 2 + 1 3 मोल्स। ठीक है बेटा। अब इस रिएक्शन में क्या करना है आपको? यहां पर क्या है? दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। करो आप इसमें। अब मैं आपको कहूंगा इस रिएक्शन में आप एक काम करो, आप इसमें प्रेशर डिक्रीज करो, प्रेशर पहले डिक्रीज करो। पहले मैं देखूंगा आप क्या बोलोगे। प्रेशर आप इसमें डिक्रीज करो, जरा क्या होगा सोचो। इसमें प्रेशर जैसे आप डिक्रीज करोगे, इसमें क्या होगा? प्रेशर जैसे आप डिक्रीज करोगे, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? प्रेशर डिक्रीज करने से वो रिएक्शन फेवर होगी जिसमें मोर नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। जरा बोलो किस साइड में मोर नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन में।
फॉरवर्ड रिएक्शन में मोर नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। तो प्रेशर डिक्रीज करने से यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर होगी, यानी यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। अब आ जाओ, अब आपने प्रेशर जब इंक्रीज किया, जरा बोलो अब क्या होगा, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? प्रेशर इंक्रीज करने से कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? प्रेशर इंक्रीज करना ऐसे रिएक्शन को फेवर करता है जिसमें लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। जरा बोलो किस में लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं? यहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं बैकवर्ड रिएक्शन में। तो प्रेशर इंक्रीज करने से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहां पर क्या होगा, इसमें प्रेशर इंक्रीज करने से जो बैकवर्ड रिएक्शन जो है, बैकवर्ड रिएक्शन वो फेवर होगी, यानी यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। सिंपली आप याद रखना, जब भी किसी एक सिस्टम में जिसमें गैसियस कंपोनेंट है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, प्रेशर जब आप इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन उस साइड में फेवर होगी जिसमें लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपने किसी सिस्टम में जिसमें गैसियस कंपोनेंट है प्रेशर डिक्रीज किया, जो रिएक्शन है वो उस साइड में फेवर होगी जिसमें मोर नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। क्लियर? मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बेटा, अब मैं आपको समझाऊंगा यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऐसे रिएक्शंस में हम देखते हैं जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। पहली बात आप याद रखोगे, टेम्परेचर चेंज करने से एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क पड़ती है और ये चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है बेटा, तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स या चेंजेस the equilibrium constant and rate of reaction, दोनों को चेंज करता है। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन है इन जनरल, फॉर एग्जांपल A प्लस B रिवर्सिबली गिव्स C प्लस D। देखो, पहली बात आप याद रखोगे, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, अगर यहां पर चूंकि दो रिएक्शंस होते हैं, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, एक तो बैकवर्ड रिएक्शन होती है ना। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, यानी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी यानी एनर्जी रिलीज होगी, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी उस रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन वो एंडोथर्मिक होगी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये आप जनरल कंसेप्ट याद रखोगे ना, ये आपको वैसे भी पता है। तो ये एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है अगर वो एक्सोथर्मिक होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर आप ऐसे रिएक्शन में फॉर एग्जांपल जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अब आप ऐसे रिएक्शन में अगर आप चेंज इन टेम्परेचर करोगे, अगर आप ऐसे रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर करोगे, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर करोगे, तो देखो क्या होगा। चेंज इन टेम्परेचर से पहले मुझे आप बोलो, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी रिलीज होती है फॉरवर्ड रिएक्शन में। जब एनर्जी रिलीज होती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है एज पर लीचर्ट-क्लियरेंस प्रिंसिपल वो किससे फेवर होगी, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। ऐसी रिएक्शन में क्या करना आपको, अगर आप चाहते हो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होनी चाहिए तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, आपको लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। क्यों? इस रिएक्शन में आपको एनर्जी रिलीज देखने को मिलेगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा ताकि जो यहां पर एनर्जी रिलीज हो वो आसानी से निकलेगी, है ना बेटा। लेकिन अगर आपने क्या किया, इस रिएक्शन में अगर आप चाहते हैं इसमें बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने कहा आपको, आप
किसी भी रिएक्शन में जब टेम्परेचर चेंज करोगी, टेम्परेचर चेंज मतलब टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा या तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी या तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में आपको क्या था, आपको फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। आपने फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपने चाहा कि आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करना चाहोगे तो आपको क्या करना, आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करना चाहते, यानी आप चाहते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर इंक्रीज कर। एग्जाम्पल से समझ लेंगे ये दोनों केसेस हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। देखो बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एग्जाम्पल सर, नंबर ए पार्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे H2 प्लस N2 रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस NH3, ठीक है। ये आपके पास एक रिएक्शन है, ये आपके पास रिएक्शन है। यहां पर जो डेल्टा H है, डेल्टा H दैट इज -92.2 किलो जूल पर मोल। देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का साइन, है ना। एक्सोथर्मिक जब भी होगी तो साइन नेगेटिव होता है एनर्जी का, है ना। तो ये जो रिएक्शन है, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां पर डेल्टा H जो है कितने किलो जूल, 92.2 किलो जूल रिलीज होते हैं जब आप 1 मोल ऑफ अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें दो रिएक्शंस है, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक तो बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन ध्यान से समझ लेना। अब आपने क्या किया, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया को बनाना, आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाना चाहते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मैन्युफैक्चर करना है। आप क्या करोगे इसमें, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज एक्सोथर्मिक, दैट इज एक्सोथर्मिक। ऑब्वियसली जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आप चाहते हो आप ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाना, आपको क्या करना पड़ेगा, एज पर कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी जनरल कंसेप्ट समझाया, तो उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर यहां पर डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन वो फेवर होगी, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी। ज्यादा से ज्यादा आपको अमोनिया देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में टेम्परेचर को फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करोगे, बैकवर्ड रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, उसमें एनर्जी की जरूरत है, तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर होगी, तो यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक और पॉइंट आप देखोगे, अगर आप फॉर एग्जांपल और एक पॉइंट देखोगे आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो मैंने आपको बोला अभी एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक एग्जांपल से समझ लेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास N2 प्लस O2 रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड आपको बनाना। यहां पर डेल्टा H जो है, डेल्टा H फॉर एग्जांपल दैट इज 181 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 181 किलो जूल पर मोल। अब इस रिएक्शन को देखो, यहां पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा H जो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, पॉजिटिव साइन है, जब भी पॉजिटिव साइन होगा तो ये आप समझ लेना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना। आप यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन में शॉर्ट में लिखते हैं FR, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है यहां पर वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक। यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अब आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा नाइट्रिक एसिड को बनाना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फेवर हो जाएगी, तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो वो इंक्रीज होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है।
अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करना, यानी आप डिकम्पोजिशन ऑफ NO करना चाहते हो N2 और NO में, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर को क्या, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे बैकवर्ड रिएक्शन जो वो फेवर हो जाएगी। जब बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो नाइट्रिक ऑक्साइड वो डिकम्पोज होगा वापस किस में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ